नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल राउंड टू मैथ में। आज हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि फोर्स और गति के नियम, बल और गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन से कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां जीएस जीके में सामान्य विज्ञान इंक्लूड है, चाहे आप ये नहीं कह सकते कि सर एनटीपीसी, डीआरडीओ, ग्रुप डी, लोको पायलट टेक्नीशियन, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो, यही पूछता है। नहीं, जहां भी जीएस जीके में सामान्य विज्ञान है, गति के नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, जड़त्व के नियम से, यहां से क्वेश्चन आते ही रहते। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फोर्स। तो फोर्स जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि आप कभी ये सोचें कि वस्तुओं में गति क्यों होती है, या वस्तुओं के गति का मुख्य कारण क्या है? क्यों ये जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूर्णन करती है? ये चलिए बड़ी बातें हो गई। आप यही सोचें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपको एफर्ट की जरूरत पड़ती है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अगर कुछ दूरी है तो पैदल चल के चले जाते हैं, नहीं तो फिर आप दुपहिया, चार पहिया वाहन का प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। क्या करते हैं उसमें? एफर्ट लगाते हैं, कोई बल लगाते हैं कोई। यानी छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाता है कि वस्तुओं के गति के लिए, या वस्तुओं के विरामावस्था के लिए, या कह सकते हैं इसको एक लाइन में कि वस्तुओं के स्थिति में परिवर्तन, उसका पोजीशन चेंज होने के लिए हमें एक केस की ज़रूरत पड़ती है, एक बाह्य कारक की ज़रूरत पड़ती है। उसी बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। तो अगर डिफाइन करना हो जाए तो आप 7th क्लास में अगर पढ़े हो तो, या 9th में, तो छोटा सा डिफिनेशन पढ़ा होगा कि पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स। यही पढ़े होंगे कि धक्का या खिंचाव ही बल होता है। अगर इसे सुपरिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। सिंपल सा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयास करता है। ये बात याद रहे। अब बल क्या क्या कर सकता है इसे देखा जाए तो बल के प्रभाव में अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ फोर्स, डिफिनेशन समझ में आया होगा क्लियर एकदम। अब हम देख लें इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसे पहली बात तो कि स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं कि सर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। वह गतिशील है तो उसे विरामावस्था में ला सकता है, और वह अगर विरामावस्था में है तो उसे गतिशील कर सकता है। वस्तु की चाल और वेग को ये बदल सकता है। वस्तु के चाल, स्पीड और वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। अगर कोई वस्तु किसी डायरेक्शन से आ रही है, आप उसके विपरीत बल लगा दें तो उसका वेग, उसका चाल कम हो सकता है। अगर वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रही है, उसी दिशा में बल लगा दिया जाए तो उसकी गति जो है बढ़ाई जा सकती है। जैसे आप अगर कह सकते हैं कि सर यह दिशा भी तो बदल सकता है, किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। जैसे बल्ला, आप बैट्स खेलते हैं तो आप गेंद उधर से आ रही होती है, उससे बल्ले से फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। या फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फोर्स लगा करके उस बॉल का आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यानी बल वस्तुओं की दिशा को भी बदल सकता है। साथ ही साथ यह स्थिति गतिशील विरामावस्था के बाद एक स्थिति आती है कि आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। याद रखिएगा, बल किसी वस्तु का शेप, साइज भी चेंज कर सकता है। तो ये रहा बल का मुख्य प्रभाव। अब बल कैसी राशि है? अब अदिश सदिश अगर हमारा पार्ट नहीं देखें अभी फिजिक्स का, उसमें देख सकते हैं बल एक सदिश राशि है। बल को प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। इसको हम इंक्लूड करेंगे जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जहां बल का परिमाण देखा जाएगा F=ma या F=Δp/Δt। तो हाँ, बिल्कुल अच्छे से हम आपको डेरिवेट करके और यूनिट ला के दिखाएंगे। अभी यहाँ फिलहाल आप जानेंगे यूनिट। अगर आप जाने
कि बल का मात्रक अगर आपसे पूछ देता है तो जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। एमके सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, एमके सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन होता है। वहीं अगर सीजीएस सिस्टम में आपसे पूछ दे तो इस बल का मात्रक होता है डाइन, सीजीएस सिस्टम में। और एक रिलेशन याद रखिएगा, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ये है, आगे इसको जस्ट बताएंगे हम अच्छे से जब फोर्स डिफाइन करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें हम इफेक्ट जो बल का प्रभाव है, बल का परिमाण है और बल का परिणाम है, तीनों को अच्छे से डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर ये सब बता देंगे अच्छे से। बने रहिएगा वीडियो के साथ। बल के प्रकार, बल कितने प्रकार का होता है अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कि बल मात्र 2 ही प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे अरे सर बल इतने ज़्यादा, आप घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, तमाम फोर्स पढ़े होंगे, लेकिन अगर सभी बलों को एक सही क्रम में सजाया जाए तो इन्हें बस 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल, और दूसरा है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। याद रहे 2 ही प्रकार के बल होंगे, इन सभी बलों को 2 ही प्रकार में बांटा गया है, एक संतुलित बैलेंस्ड और एक असंतुलित अनबैलेंस्ड। डिफाइन करना बहुत आसान है। देखिएगा असंतुलित और संतुलित बल का परिभाषा छोटा सा है। संतुलित बल क्या होता है? यदि कई बल या एक बल मिल के पूरे बल का जो इफेक्ट है वो 0 रहे, यानी बल का कोई प्रभाव दिखाई न दे तो उसे हम कहेंगे संतुलित बल। अगर बल का प्रभाव दिखाई दे देगा, यानी बल का संपूर्ण प्रभाव शून्य न होके कुछ और हो जाए तो आपका बल क्या हो जाएगा? असंतुलित। ध्यान से, संतुलित बल वह बल होते हैं जिनका कुल प्रभाव शून्य होता है, अर्थात जिनका प्रभाव दिखाई नहीं देता। दूसरा असंतुलित बल वह बल होता है जिसका प्रभाव दिखाई दे, अर्थात जिनका परिणामी शून्य न हो के कुछ और हो। याद रखिएगा, लोको पायलट में एक क्वेश्चन बना था कि निम्न में कौन संतुलित बल है, तो उसमें ऑप्शन बनाया था आपका F1 + F2 + F3 = 0, > 0, <0, ऐसे। तो आपको पता है कि संतुलित बल है तो कुल प्रभाव क्या होगा? शून्य होगा। अब संतुलित बल का एग्जाम्पल असंतुलित का एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा बनेगा आपका रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी के खेल में आप देखे होंगे कि दोनों तरफ जब इफोर्ट सेम लगा होता है तो रस्सी न इधर जाती है न इधर जाती है। तो जब टोटल इफेक्ट आपका, टोटल फोर्स जो आपका इफेक्ट रहा वो 0 रहा तब तक संतुलित रहा। लेकिन एक तरफ कमज़ोर पड़ जाए या एक तरफ कोई मजबूत व्यक्ति आके खींच दे तो जो है इफेक्ट आपको दिख जाएगा, किसी तरफ डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप छोटा सा खेले होंगे बचपन में लोग, ये आप जो पंजा लड़ाते हैं, पंजा लड़ाते समय भी आप अपने फ्रेंड या किसी को कम से कम 10-20 सेकंड तक तो रोक ही सकते हैं। वो इधर से फोर्स लगा रहे हैं, आप उधर से फोर्स लगा रहे हो, बिल्कुल न इधर जाए न इधर जाए, तो उस समय की स्थिति जो होगी वो क्या होगा? आपका बैलेंस। अगर फोर्स ज़्यादा लग गया किसी एक तरफ तो क्या होगा? दूसरी तरफ का झुकने लगता है, तो ये हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स। याद रखिएगा, ये हो गया अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। अब किसी कॉम्पिटिटिव बुक में आप देखेंगे तो उसमें क्या किया है कि बल 2 ही प्रकार का दिया है जरूर, लेकिन एक दे दिया है संपर्कीय बल और एक दे दिया है असंपर्कीय बल। याद रखिएगा, मेरे मोटो से यही है कि बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित, और किताबें आप देख सकते हैं तो उसमें संपर्कीय और असंपर्कीय दिया होगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अब है प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, तो आप जब पूछा जाए आपसे कि प्रकृति में मूल बल कितने हैं, याद रखिएगा प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कितने हैं? तो केवल 4 प्रकृति के मूल बल हैं। बाकी जैसे जनरेट होते हैं किसी न किसी विनिमय से, किसी कारण से होते हैं, लेकिन प्रकृति के जो विनिमय से जो प्रकृति में मूल बल हैं वो 4 ही हैं। नाम देख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया का सबसे कमजोर बल। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे क्षीण बल या वीकेस्ट फोर्स इन नेचर कौन सा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। डिफाइन करना, इसको भी ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे अच्छे से। आपको पता ही है कि न्यूटन ने इसको बताया था F = G m1 m2/r²,
कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ हो, इसका मास m1 हो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ इसका m2 हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो, तो ये डिफाइन किए थे न्यूटन कि F = G(m1m2/r²) गुरुत्वाकर्षण बल है। याद रखिएगा। अब पूछेगा गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल का कारण क्या है, केस क्या है। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये ग्रेविटानों के विनिमय से होते हैं। याद रखिएगा ये अभी अपरिभाषित है, अच्छे से इसको अभी परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही इसके बारे में पूरी तरह से भी जानकारी है, इसलिए इस कड़ों को आप अभी बाद में पढ़ेंगे। ये ग्रेविटानों के विनिमय से कौन सा बल, अगर पेपर में पूछ दे कि गुरुत्वाकर्षण बल किन कणों से के विनिमय से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, तो ग्रेविटान। याद रखिए ग्रेविटानों के विनिमय से कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे बढ़िएगा। आगे है विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल। इसे कहीं कहीं बस आपका लिखा होगा स्थिर वैद्युतिकी बल भी लिखा होगा, ठीक है, वैसे इंक्लूड कर दिए हैं दोनों को। तो ये आपका कूलाम ने दिया था। कूलाम के अकॉर्डिंग जो फोर्स था ये था K Q1 Q2/r²। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय बल या स्थिर विद्युतिकी बल दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है जो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम है, देख लीजिएगा लगभग। यहाँ मास है, यहाँ चार्ज है। अब यहाँ समानताएं देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह केवल और केवल आकर्षण का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण का बल होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल जो होता है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। सजाती आवेश रहेंगे, दोनों प्लस चार्ज हैं या दोनों माइनस चार्ज हैं, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। इसी तरह चुंबक में सेम पोल रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण का होता है। विद्युत चुंबकीय या स्थिर विद्युतीय बल या चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का दोनों होता है। इसमें सजाती लाइक चार्जेज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, हाँ, प्रतिकर्षित करेंगे, और जो एक प्लस एक माइनस विपरीत कैरेक्टर के होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। सूत्र क्या रहेगा, F = K Q1 Q2/r²। इसको विद्युत में हम पढ़ाए हैं आपका, तो ये K की वैल्यू आपको बताए हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर आप नहीं देखे हो तो विद्युत में जाके देख लीजिए, इसको पढ़ाया हूँ पहले ही पार्ट में, इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट है उसमें अच्छे से पढ़ाए हैं, आगे आएगा तो बताते रहेंगे। अच्छा हाँ, ये छूट गया, ये था ग्रेविटानों के विनिमय से। अगर इससे पूछ दे कि विद्युत चुंबकीय बल कैसे उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं फोटानों के विनिमय से। याद रखेंगे आप, फोटानों के विनिमय से, फोटानों के विनिमय से विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं। अगर आपको याद नहीं रहा तो मैं लाइट पढ़ाया हूँ, तो उसमें बताया हूँ कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटान कहते हैं। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय बल किससे उत्पन्न होगा, फोटानों के एक्सचेंज से, फोटानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा ये एक बात और, ये जो विद्युत चुंबकीय बल होता है ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है। अगर छोटा सा, ये आपको विद्युत में ये भी बता दिया हूँ मैं कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल की तुलना करें, छोटे पार्टिकल मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से तुलना कर रहे हैं हम, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो चुंबकीय बल का 10⁻43 टाइम्स होता है, बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए। और इसी तरह दो प्रोटॉनों के बीच ले तो -36 टाइम्स होता है। याद रखिएगा, अगर हम विद्युतीय बल इससे गुरुत्वाकर्षण की तुलना में इसको देखा जाए तो +36, अगर इसको देखा जाए तो -36। याद रखिएगा ये गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। है प्रबल नाभिकीय बल, थर्ड पे है आपका प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ये नाभिक में लगता है, और नाभिक में होते क्या हैं,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी नाभिक में नाभिक। अब है तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ये आप क्लियर कर लीजिएगा यहीं से, नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के बीच के कणों के बीच जो बल लगता है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। समझ लीजिएगा, पूछेगा कि दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो बताइएगा प्रबल नाभिकीय बल। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना आपका इलेक्ट्रॉनों के बीच और प्रोटॉनों के बीच 10⁻36 गुना होता है। ये इससे ज़्यादा होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल का भी लगभग 100 गुना अधिक होता है आपका प्रबल नाभिकीय बल। यह कहाँ लगता है, नाभिक में उत्पन्न कणों में। नाभिक में कण कौन कौन से होते हैं आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आप अस्थायी कणों के बारे में भी केमिस्ट्री में कभी अगर साइंस पढ़े हों आप तो पढ़े होंगे, मेसान पार्टिकल, पाई मेसान होते हैं ना, जो अस्थायी कण होते हैं, उत्पन्न होते हैं, खत्म होते हैं। तो ये जो आपका प्रबल नाभिकीय बल होता है, यह नाभिक में उत्पन्न मेसान के विनिमय से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। पेपर में प्रबल नाभिकीय बल किन कणों से उत्पन्न होता है पूछेगा तो बताइएगा, मेसानों से। ये प्रबल नाभिकीय बल जो होता है यह विद्युत चुंबकीय बल से भी 100 गुना अधिक होता है। यह दुनिया का सबसे मजबूत बल है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। इसका और कैरेक्टर जान लेते हैं। यह बहुत लघु परास के लिए मान्य है, बहुत कम दूरियों के लिए मान्य है, अधिक दूरी के लिए मान्य नहीं है। अब प्रबल नाभिकीय बल का एक कैरेक्टर और देख लेते हैं। यह जो है आवेश पर निर्भर नहीं करता। जैसे आपका विद्युत चुंबकीय बल जो है वो आवेश पर निर्भर करता है कि प्लस प्लस रिपल्शन, माइनस माइनस रिपल्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, लेकिन ये जो है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कैसे देख लीजिएगा, अगर आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है, इस पर बल लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। चाहे 2 प्रोटॉन हो, चाहे 2 न्यूट्रॉन हो या 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन हो, लगने वाला बल हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। अब है केस क्या है, मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, मेसानों के एक्सचेंज से कौन सा बल प्रोड्यूस होगा, आपका प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब है आपका फोर्स दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स को अगर आप देखें तो ये जो है, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा, रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव विघटन में जैसे आप पढ़े होंगे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें क्षय होती रहती है लगातार। तो ऐसी नाभिकीय प्रक्रियाओं में जो बल लगता है वो आपका होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ये भी प्रबल नाभिकीय बल की तरह बहुत कम डिस्टेंस के लिए मान्य होता है, बहुत कम दूरियों के लिए मान्य होता है। अब ये पूछ दे कि ये किसके एक्सचेंज से उत्पन्न होता है, विनिमय से उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा ये आपका रहा, ये फोटॉनों से उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो है मेसानों से उत्पन्न होता है, और मेसान से रिलेट करके याद रखिएगा दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। बोसानों के एक्सचेंज से कौन सा फोर्स निकलेगा, आपका दुर्बल नाभिकीय बल। तो इस पार्ट में हमने देखा केवल और केवल फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बल को आगे बढ़ाएंगे। उसमें घर्षण बल, अभिकेंद्री, अपकेंद्री, साथ ही साथ गति के नियम। तो इस फोर्स को डिफाइन करने के बाद हम जड़त्व गति के नियम पे चलेंगे, फिर आगे सारे बल हम इंक्लूड करते जाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके अपने लोग जो जिनसे थोड़ा भी जिनकी मदद हो जाए वहाँ तक पहुँचा दें तो शेयर भी कर सकते हैं, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।